तो बच्चों, क्लास 10th का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस का जो भी एक्टिविटी, जो प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और लिविंग नॉन लिविंग को भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हम कैसे मानेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है? यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज शो की गई है। तो क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। आप जानते हैं मूवमेंट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मोलिकुलर मूवमेंट्स। द मोलिकुलर मूवमेंट in cells and tissues is necessary for all life processes। तो कुछ मूवमेंट है, जैसे बर्ड्स हैं उनका मूवमेंट है, हमारी बॉडी में मूवमेंट है, वो बड़े आसानी से दिख जाता है। परंतु मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, उनका भी मूवमेंट सेल के अंदर चलता रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। परंतु वो मूवमेंट है वो भी जरूरी होता है लाइफ के लिए, क्योंकि लिविंग कंडीशन में रखने के लिए वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट होते रहता है। अब बात करेंगे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं वो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बच्चों, ये बात याद रखिए कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रखने में हेल्प करती है, जो उसको जीवित रखने के लिए जरूरी होती है, वो सारी प्रोसेसेस हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। जो अपनी जीवन जीने के लिए, उसके लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, वो सारी प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बाकी और लाइफ प्रोसेस है वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन, बिना खाने के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। रेस्पिरेशन जरूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है। तो हमने शुरुआत में ये पढ़ा था, न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। न्यूट्रिएंट्स द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स और मिनरल्स, एलिमेंट्स विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ। तो जो भी जरूरी तत्व होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और उन न्यूट्रिएंट को लेने का जो ढंग है, लेने का जो तरीका है, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। इसके बाद में रेस्पिरेशन है, इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी with the help of oxygen to release energy. Transportation is the process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to other part। तो रेस्पिरेशन जरूरी है, गैसियस एक्सचेंज जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन के द्वारा ही जो बर्निंग होती है फूड की, या एनर्जी जो रिलीज होने की प्रोसेस है, वो रेस्पिरेशन में होगी। और क्योंकि बच्चों हमें पता है कि हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, फूड का एब्जॉर्प्शन है, वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है, परंतु उस फूड की जरूरत तो हमें इस पूरी बॉडी में, सारी सेल्स को है। तो फ्रॉम द digestive system, food has to be transported to the each and every part of the cell, each and every part of the body। तो कहने का मतलब ये है कि
जो अलग अलग जगह से एक्सचेंज हो रहा है या जो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉडी पार्ट्स, उन तक सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होंगे वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और एक्सक्रीशन, बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रोसेस होती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जरूर बनते हैं, वेस्ट जरूर रिलीज होते हैं। और वो वेस्ट अगर हम प्रॉपर डिस्पोज नहीं करेंगे, प्रॉपर एक्सक्रेट नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में वो नुकसान करते हैं। आप देखते हैं कि हम जहाँ पर भी रहते हैं वहीं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कचरा है वो रिलीज होता ही है रोज का। और वो कचरा हमें प्रॉपर डिस्पोज करना जरूरी है। अगर उसको सही जगह पर निस्तारण नहीं करेंगे तो वहाँ वो दिक्कत करता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट, पॉइजनस सब्सटेंस या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना वो सब कहलाता है, एक्सक्रीशन में आता है। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इनको हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो पहला पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, वो आपको स्क्रीन देख पा रहे हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। तो बच्चों हम न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? सबसे जरूरी है कि न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए जरूरी होता है। एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन के द्वारा। तो सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशन है हमें क्यों चाहिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए, बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और कहीं पर कोई डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए, वियर एंड टीयर के लिए, घिस रही है, टूट रही है, फूट रही है, उस सब प्रोसेसेस के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। बच्चों याद रखिए कि फूड के रूप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिक फूड में आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी ऑर्गेनिक होती है और वो ऑर्गेनिक फूड ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो फूड लेना और वाटर और एयर, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अपने सराउंडिंग से या बाहर से लेते हैं। और जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेकर के ऑर्गेनिक फूड अपनी खुद की बॉडी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल बात है, कितने तरीके से भोजन करने का ढंग है। मोड का मतलब है तरीका है। भोजन करने का तरीका दो हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। There are two main modes of nutrition. They are autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब है मेथड और वे ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसको आप अच्छे से जानते हैं, कौन ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी बच्चों फिर से दो टाइप में बांटा गया है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स प्रिपेयर, सेल्फ मेड न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और इसके बाद में इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी दो टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन,
Green plants prepare their food with the help of solar energy, that is phototropic nutrition. And second type है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या है, सम बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। तो कौन से मेथड से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद का भोजन बना रहे हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक है और एक है कीमोसिंथेटिक। तो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक, और कुछ बैक्टीरिया हैं वो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसके बाद में बच्चों ये वर्ड मीनिंग आप समझेंगे। हेट्रोज जो टर्म आया है, हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, रिसीव न्यूट्रिशन और प्रिपेयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कहीं दूसरी ऑर्गेनिज्म से या कहीं दूसरे पर निर्भर करते हैं तो वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसमें सभी एनिमल्स हैं, फंगी हैं और बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तो कीमोसिंथेटिक होते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया, फंगी और एनिमल्स। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप बांटे गए हैं। जो मेजर टाइप हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चों यहाँ पर शब्द समझेंगे। सैप्रोज का मतलब होता है काउडंग, ये टर्म बना है कैप्रोज से, और कैप्रोज का मतलब होता है काउडंग। और फाइटिक मतलब प्लांट, प्लांट्स विच फीड ऑन, यहां पर काउडंग का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो प्लांट जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, और ऑर्गेनिज्म और प्लांट विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, that are known as saprophytic organisms, and their mode of nutrition is known as saprophytic nutrition। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल होगा सैप्रोफाइटिक से डेड और डिकेइंग मैटर पर जो ग्रो होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो मशरूम होते हैं, जो फंगी होते हैं, वो सड़ी गली चीजों पर ग्रो होते हैं और वहीं वो न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद में दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हम अच्छे से जानते हैं पैरासाइट क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द होस्ट बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, होस्ट की बॉडी पर रहता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। और वो दूसरे होस्ट की बॉडी पर क्यों रह रहा है, फॉर रेजिडेंस, फॉर हैबिटेट एंड फूड। वो उससे न्यूट्रिशन भी ले रहा है और वहां पर वो अपना आवास घर भी बना के रह रहा है। आप जानते हैं हमारे सिर में जो पाई जाने वाली जू होती है, जो पेडिकुलस है, या कि बहुत सारे जो हमारे कैटल हैं, पालतू जानवर हैं, उनके शरीर पर चिंचड़ है, कीड़ी है, टिक्स है, माइट्स है, टर्माइट्स है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहती हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में दोनों में सिंपल फॉर्म का फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। बहुत सिंपल फॉर्म में फूड को लेते हैं, क्योंकि वो सिंपलर फॉर्म में पहले वो जो अवेलेबल फूड है, या सैप्रोफाइट तो क्या करेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डेड डिकेइंग मैटर पर रिलीज करते हैं, और जब वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है तब एब्जॉर्ब करते हैं। और पैरासाइट है ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम होस्ट बॉडी। तो दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन है वो दूसरे से भोजन ले रहे हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एक बात होलोजोइक न्यूट्रिशन है बच्चों, ये भी टेकिंग फूड फ्रॉम अदर्स, और इसमें हम लोग आते हैं जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, फ्रॉग है, बॉल लिजार्ड है, टाइगर, एलिफेंट, व्हेल,
ह्यूमन बीइंग सब इसमें आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। आप इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैसे समझ सकते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये कॉम्प्लेक्स फूड एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने बताया था कि सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में सिंपल फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है। जब कॉम्प्लेक्स फूड आप एंगल्फ कर रहे हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फिर से 5 सब स्टेजेस में बांटा गया है। ये आप नोटबुक में भी नोट करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन अगेन कैटेगराइज इनटू 5 सब इवेंट्स और स्टेजेस। पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है एंगल्फिंग और इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, जो भोजन आप गटकते हैं, निगलते हैं, वो इंजेशन है। उसके बाद में अगर आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है तो उसको सिंपल में तोड़ना भी जरूरी है, तो दूसरी इवेंट है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेशन होने के बाद में फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो तीसरा इवेंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उस भोजन का यूटिलाइजेशन होता है, सेल में उसका यूज होता है, बॉडी में उसका यूज होता है या स्टोरेज होता है, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और इसके बाद में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और चौथा है एसिमिलेशन। और पांचवा टाइप है इजेशन। इजेशन का मतलब इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो 5 स्टेज हो गई बच्चों। एक बार नाम बोल के बताइए कौन कौन से हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 इवेंट्स। बोलिए जल्दी से। मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले हम भोजन लेते हैं तो उसको इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेक्शन। तो इस तरीके से 5 स्टेज हैं। इंजेशन का मतलब है कि उसको गटकना, इंगल्प करना। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि फूड को, सिंपल फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। और एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन। और लास्ट में है इजेक्शन, रिमूवल और थ्रोन आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन। बॉडी से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये कैटेगरी है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को 2 टाइप में बांटा है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो फिर से 3 टाइप में है। सेप्रोफाइटिक है, एग्जाम्पल फंगी, मशरूम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो कस्कुटा, अमरबेल है, या एस्केरिस है, टेपवर्म है, लाइस है, ये सारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है, तो ये अधिकतर ऑर्गेनिज्म है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। आप बच्चों इस बात को समझ सकते हैं कि होल का मतलब कंप्लीट। मेंढक है वो कंप्लीट इंसेक्ट को इंगल्प कर लेता है, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अब हम पूरा के पूरा जो भी प्लांट है या सीड है डायरेक्ट इंगल्प नहीं करते। तो यहाँ पर होलोजोइक का जो मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिया है, टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। ओके, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं आप बच्चों? यस सर। जी यस सर। हाँ, थैंक यू। यस सर। यहाँ पर आप देखिए ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर बता रखे हैं। मैं आपको ये स्लाइड पढ़ के सुनाऊंगा, वैसे तो समझा दिया। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दे ब्रेक
break down the food material outside their body and then absorb it. एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, सम बैक्टीरिया। ये आप देख पा रहे हैं, ये डेड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं और यहाँ सिंपल फॉर्म का फूड लेते हैं। इसके बाद में दूसरा टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट their food from living organisms host without killing them. Example Cuscuta, orchids, ticks, lice, leech, roundworm, tapeworm, plasmodium etc. तो अमर बेल आपने बच्चों देखी होगी। यहां पर आप याद रखिए कि पैरासाइट है वो कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करता, मारता नहीं है। मान लीजिए कोई पैरासाइट है, वो इंटेस्टाइन के अंदर, बॉडी के अंदर है, उसने अगर अपने होस्ट को किल कर दिया, मार दिया, तो वो खुद भी मर जाएगा ना। इसलिए पैरासाइट है वो कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करना चाहता, वो उसको मारना नहीं चाहता, थोड़ा थोड़ा खून चूसते रहेगा, उसको मारेगा नहीं। जबकि प्रीडेशन एक और होता है, जैसे शेर है वो हमेशा अपने शिकार को मार के खाता है ना, परंतु पैरासाइट अपने होस्ट को या अपने शिकार को मारता नहीं, क्योंकि मारेगा तो वो खुद भी मर जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा वो उसको चूसते रहता है। अब वो अलग कारण है कि वो पैरासाइट इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं कि वो कमजोरी की वजह से दूसरे कारणों से होस्ट है वो मर जाता है, बाकी पैरासाइट उसको किल नहीं करना चाहता। एक ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो पैरासाइट के एग्जाम्पल है वो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर दिए हैं। कसकुटा है, टिक्स है, लाइस है, लीच है। आपके घरों में पशु जो पाले जाते हैं उनके शरीर पर बहुत सारे कीड़े होते हैं। राउंड वॉर्म हमारी इंटेस्टाइन में, एस्केरिस हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, टेप वॉर्म हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम जो आरबीसी में पाया जाता है, हमें मलेरिया करता है। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। इसके बाद में होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज, ह्यूमंस। तो अधिकतर एनिमल्स हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अमीबा है, अमीबा कंप्लीट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 इवेंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड है वो इंगल्प किया जाता है। तो अब जो न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, इसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि आपकी बुक में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ही बताया गया बच्चों। तो ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है, वो फोटोसिंथेसिस है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे रंग के पौधे होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। बाकी दूसरे किसी में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता प्लांट में। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से दिया है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in this process. तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहता हूं, क्या प्लांट है वो ऑक्सीजन लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज करते प्लांट, बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, जी जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते प्लांट भाई?
ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, ऑक्सीजन। बच्चों याद रखिए, हमारे दिमाग में पहले ये फीड कर दिया गया है कि प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर उनको रेस्पिरेशन करना है, आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन करना है तो कौन सी गैस यूज करेंगे प्लांट, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन यूज करेंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। अब आप इसको बहुत, फोटोसिंथेसिस को सिंप्लीफाइड तरीके से सुनिए, आप उसका आंसर देंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चपाती बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है बताइए। रोटी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? आटा, पानी, आटा, पानी और गैस, आग। बिल्कुल। मतलब आप रोटी तो आटा और पानी गूंद को मिला करके रोटी बना लेंगे। उसके बाद में ये जो रोटी है वो पकाई कहाँ जाती है भाई? तवे पे। तवे पे पकाई जाती है, रसोई में तवा होगा, पकाई जाएगी। पकाने के लिए हीट कहाँ से लेंगे? गैस या चूल्हे से। गैस या चूल्हे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये समझिए कि प्लांट अपनी खुद की रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बना रहे कि हम रोटी बनाते हैं, प्लांट भी अपने लिए फूड बना रहे हैं। तो हमारे लिए रोटी बनाने के लिए आटा और पानी चाहिए। प्लांट को अपनी रोटी बनाने के लिए आटे की जगह क्या चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो हम भी यूज कर रहे हैं, प्लांट भी यूज कर रहे हैं। तो प्लांट का जो रोटी बनाने के लिए आटा है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात हो गई, रोटी आपने आटा तैयार कर लिया, गूंद लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके बाद में उनकी रसोई, प्लांट की रसोई या तवा है वो कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तवा है। हाँ, क्लोरोफिल तवा है, और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उनकी रसोई है। चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट उनकी रसोई है, जहां पर तवा कौन है? क्लोरोफिल। और उसके बाद में हीट देने के लिए, गर्मी देने के लिए कौन है भाई यहां पर? सनलाइट। एग्जैक्टली, सनलाइट। तो गैस का काम कौन कर रहा है? हीट का काम कौन कर रहा है? सनलाइट कर रहा है। अब जब फुल्का बन के तैयार हो गया, तो उस फुल्के को, रोटी को यहां पर क्या बोल रहे हैं? आप देखिए, कर्सर देखिए, फुल्का क्या है उनका? क्या दिख रहा है? कर्सर दिख रहा है? सर कार्बोहाइड्रेट। हाँ, उनका फुल्का मतलब रोटी उनकी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो पक करके तैयार हो गई है। और बच्चों, रोटी जब फूली हुई रोटी होती है उसमें भाप भी निकलती है ना? यस सर। हाँ। तो भाप में क्या चीज है? प्लांट की भाप में, रोटी की भाप में क्या क्या चीजें हैं? भाप में निश्चित रूप से पानी होगा और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब आप इस बात को दिमाग में बैठा करके और फोटोसिंथेसिस को याद रखेंगे, आप जिंदगी में कभी उसको भूल नहीं सकते। इक्वेशन के रूप में समझिए, प्लांट का जो आटा है वो है CO2, और पानी दुनिया में, चाहे प्लांट में हो चाहे ह्यूमन बीइंग के लिए, वो पानी पानी होता है, H2O। आटा CO2, पानी मिलाया H2O, और उसको तवे पे रोटी को रखा, गरम कर रहा है तवा को, किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा। और हमारा फुल्का तैयार हो गया। इस फुल्के को क्या बोल रहे हैं यहां पर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, यहां पर इसका फार्मूला दिया है C6H12O6। C6H12O6 ये एक फुल्का बना है और फुल्के में क्या निकली है, भाप। भाप में क्या चीज है, H2O और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन को आप बैलेंस करके देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6CO2 प्लस वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 12H2O। एक फुल्का बनेगा, उसमें कितने कार्बन और हाइड्रोजन है, C6H12O6। और भाप जो निकलेगी उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 6H2O। और ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी, वो उसके 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इक्वेशन भी याद हो गई आपको, 6H2O प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 in presence of chlorophyll and sunlight. That is complete process of the photosynthesis. समझ में आ गया आपको, बिल्कुल एक ही झटके में। बस रोटी बनाने को याद रखिए, प्लांट भी अपनी रोटी तैयार करते हैं बच्चों। छोटी क्लास के लिए, आपके लेवल के लिए यही बहुत है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस है, वो क्या क्या चीजें होती हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स में वो कंप्लीट होती है, पहले सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने इक्वेशन बता दिया, उसका मीनिंग बता दिया। अब देखिए, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर। कि लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल है, ये वाटर को क्या करेगा, स्प्लिट करता है, तोड़ता है। वाटर के टूटने से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है बच्चों। आप इस बात को यहां समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें सी और ऑक्सीजन के, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम तो हैं। इसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए सिर्फ H की आवश्यकता है। और वो H कौन देता है, वाटर देता है। पानी टूट करके हाइड्रोजन दे देता है, तो ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टूटने से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तीसरा इवेंट है, सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। ये क्लोरोफिल गर्म होकर के पानी को स्प्लिट किया, तोड़ा। पानी किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन आयन है वो जुड़ जाएंगे CO2 के साथ में। CO2 के साथ में जुड़ के ये बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये एक फुल्का तैयार हो गया। हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ना, ये कहलाता है रिडक्शन। बच्चों, आपने केमिस्ट्री में आर्य सर ने बताया होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट। अब बोलिए क्या बोलना चाह रहे। कोई बच्चा बोल रहा था, अभी नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से मिलती है। वाटर है वो सॉइल से मिलता है। और इस तरीके से क्लोरोफिल के अंदर ये अपना फूड बना लेते हैं। फूड बनाएंगे तो वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, और साथ में ही उसमें से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ठीक है, ये आप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। आपने सेल की स्ट्रक्चर बच्चों पढ़ी है 9th क्लास में। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनेल है। ये आप एक सेल ऑर्गेनेल देख पा रहे हैं। एक सेल ऑर्गेनेल है, ये पूरी एक सेल दिखाई गई है, प्लांट सेल को दिखाया गया। और ये डार्क जो डॉट दिखाए, बड़े सारे डॉट दिखाए, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट में पाए जाएंगे। प्लांट की लीफ की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये
अपर एपिडर्मिस है, ऊपर की लेयर है लीफ की, और ये नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस की ओर ये सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पिलर लाइक सेल्स हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स को पैलिसाड सेल्स बोलते हैं, और लूजली अरेंज सेल्स को स्पंजी सेल्स बोलते हैं। ये देखिए स्पंजी सेल्स है, ऊपर की ओर पैलिसाड सेल्स और नीचे की ओर ये स्पंजी सेल है। अब एक बात और क्लियर करिए कि अपर एपिडर्मिस, बाहर एपिडर्मिस का मतलब, एपी का मतलब आउटर और डर्मिस का मतलब लेयर, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में जो भी टिश्यू होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजो का मतलब मध्य में और फिल का मतलब भरना, जो बीच में भरी रहती हैं दोनों एपिडर्मिस के, वो कहलाती है मीजोफिल। अब मीजोफिल को भी आप देख पा रहे हैं दो तरीके की, यहाँ नीचे वाली इसमें चित्र में भी देख सकते हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं, खंबे जैसी सेल्स हैं, इनको हम पैलिसाड सेल्स, और नीचे की सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, इनको स्पंजी सेल्स। तो पैलिसाड सेल्स के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, क्योंकि आपको पता है कि अपर एपिडर्मिस है वो सनलाइट को एक्सपोज होती है, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर की ओर पड़ती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी इसमें ज्यादा होते हैं। तो ये एक पैलिसाड सेल्स को दिखाया यहाँ, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाइंड स्ट्रक्चर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रीन कलर के सिक्के जैसी ढेरियां लगी हुई हैं बच्चों, सिक्के जैसी ढेरियां लग रही हैं, इनको बोलते हैं ग्रेना। कई सारी ढेरी दिख रही ना, ग्रेना। और इसके अंदर ग्रेना के बीच बीच में खाली स्थान है, खाली स्थान नहीं, यहाँ पर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। तो बच्चों लाइट एब्जॉर्ब करने का काम है, ये ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर पानी को तोड़ते हैं, और फिर यहाँ इस स्ट्रोमा के अंदर फूड का सिंथेसिस होता है, CO2 यूज करके ये कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। ये फिर से देखिए आप, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एक एसेलुलर लेयर पाई जाती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है जो वाटर को लॉस नहीं होने देती। लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी आप इसको देखिए कि लोअर एपिडर्मिस में कुछ स्ट्रक्चर्स और पाई जा रही है जहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये स्टोमा कहलाता है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, पोर पाए जाते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। यहाँ पर CO2 अगर इसको एब्जॉर्ब करनी है तो किसके द्वारा आएगी, प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा आएगी, और O2 रिलीज करनी है तो स्टोमेटा के द्वारा। और जो मैंने अभी आपको बताया वाटर लॉस है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये भी ट्रांसपिरेशन के द्वारा रिलीज होता है। हाँ बिल्कुल, स्मॉल पोर्स हैं, स्मॉल और टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस नोन एज स्टोमेटा, and these stomata are made up by some specialized cells। उन स्पेशलाइज सेल्स को गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो बीन और किडनी शेप्ड होती हैं, और ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। आप ये समझिए कि यहाँ ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच का एरिया है वो मीजोफिल है। मीजोफिल में जो अपर एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स है वो पैलिसाड सेल कहलाती है, और नीचे की है वो स्पंजी सेल कहलाती है। ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है वो डॉट डॉट यहाँ दिखाए हुए हैं, वो पैलिसाड टिश्यूज में सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट को ये एक्सपोज करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, ये सेल है, सेल में क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट आप देख पा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाइंड लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक पूरी ढेरी को मैंने बताया था ग्रेनम बोलते हैं,
और ढेरी का जो एक सिक्का आप कह सकते हैं, एक इंडिविजुअल मेंबर है, उसको थाइलेकोइड बोलते हैं, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और एक ग्रेनम है, उसको दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जिसको स्ट्रोमा लेमिनी बोलते हैं। और इनके बीच में थाइलेकोइड का जो सैक लाइक थैले के आकार के स्ट्रक्चर है, बीच का स्पेस है, वो ल्यूमेन कहलाता है। ये आप देख पा रहे हैं, वो दूसरा डायग्राम है। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं स्टोमेटा। अब वो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है, हमने पढ़ ली बच्चों। CO2 H2O मिल करके और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्लस वाटर रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पानी के टूटने से, वाटर के स्प्लिट होने से मिलती है। अब आप यहाँ देखिए, अभी हमने ये डायग्राम में देखा, ये यहाँ पर देखिए, ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये लोअर और अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, वो लोअर सरफेस में ज्यादा होते हैं, अब अपर सरफेस में कम पाए जाते हैं। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर, माइन्यूट टाइनी ओपनिंग आपको दिखेंगी। आप लीप की स्लाइड जब देखेंगे तो छोटी छोटी ओपनिंग इस तरीके की दिखाई देंगी। इसको एनलार्ज करके यहाँ बताया गया, यहाँ बीन या किडनी के आकार की सेल्स हैं, जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो मिट्टी के ब्राउनिश सेल्स दिख रही हैं, ये एपिडर्मल सेल है, क्योंकि बाकी तो एपिडर्मिस है, बीच बीच में यहाँ स्टोमेटा है। स्टोमेटा अपर्चर है, ओपनिंग है। याद रखिए, स्टोमेटा है वो क्या काम करते हैं, दो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, नोट कर लीजिए, आपको काम आएंगे। स्टोमेटा का मतलब तो होता है टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लीफ सरफेसेस और tiny pores on the leaf surfaces known as stomata. These stomata are made up by specialized guard cells and functions of the stomata important दो फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, वो अभी यहाँ हम देख पा रहे थे। ये फोटोसिंथेसिस के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं, CO2 ले जाते हैं और O2 रिलीज करते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं स्टोमेटा। और दूसरा काम है इनका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पानी का वेपर के फॉर्म में रिलीज होना। तो ये सारी चीजें हम समझ गए स्टोमेटा के बारे में। इंपॉर्टेंट बात, स्टोमेटा opens during daytime and remains closed during night time. स्टोमेटा हमेशा दिन के समय खुलते हैं और नाइट में बंद हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये स्टोमेटा हम देख पा रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है इसमें, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, छोटे छोटे ओपनिंग है। ये गार्ड सेल्स आप देख पा रहे हैं, गार्ड सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, और स्टोमा का मतलब ओपनिंग है, ये ओपन स्टोमेटा है। और ये सराउंडिंग सेल है, इनको एपिडर्मल सेल बोल रहे हैं। और स्टोमेटा है वो दिन के समय ओपन होते हैं, नाइट में ये क्लोज हो जाते हैं बच्चों, आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, यहाँ तक स्टोमेटा तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मीटिंग बंद कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, मीटिंग क्लोज।